ठीक है, हम लोग अभी फ्री कंसेंट खत्म नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से मिस्टेक अभी भी बचा हुआ है ना? ठीक है, फ्री कंसेंट कब बोला जाएगा, कौन बता सकता है? हैंड रेज करो। मैं एक एक करके पूछना चाहती हूँ। फ्री कंसेंट कब बोला जाता है? कौन भी आंसर दे सकते हैं क्लास में? कैमरा ऑन कर लो सब, सब कैमरा ऑन कर लो, वरना मैं किसी को अटेंडेंस नहीं दूंगी। When will you say that the contract is made out of free consent? There is no what things. There is no what, does. किसी को नहीं मालूम है आंसर? आप कब कहिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्री कंसेंट से बना हुआ है? An agreement is, an agreement is a contract when it is made by, between the parties out when there is lawful consideration, lawful objects, free consent and on the legal objects. ठीक है ना, ये सब चीज तो एसेंशियल्स है कॉन्ट्रैक्ट के। तो फ्री कंसेंट से बना हुआ है, ये हम कब बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्री कंसेंट से बना हुआ है? कोई भी बोलो, क्लास में कोई भी जवाब दे सकते हैं, इतने सारे बच्चे थे क्लास में आते थे। ठीक है, मैं नाम लेके पूछती हूँ, किसी को नहीं मालूम तो। विक्रम, रोल नंबर 24, अनम्यूट करिए खुद को। विक्रम, अनम्यूट करो खुद को। मैं अभी भी ऑडिबल नहीं हूँ क्या रिशांत? यस मैम, ऑडिबल। तो कोई सुन क्यों नहीं रहा तुम्हारे क्लास में? श्वेता, अनम्यूट Yes, करो। ma'am. Yes. ठीक है, मुझे बताओ कि फ्री कंसेंट कब बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से बना हुआ है वो कब बोलते हैं हम लोग? मैम, मैं क्लास नहीं कर रही थी कितने टाइम से। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैम जो तो फ्री नहीं कंसेंट बच्चे कह उसको रहे बोले, थे। हाँ बोलो। मैम फ्री कंसेंट उसको बोलेगा ना जो मतलब फ्रॉड या फिर मिस्टेक या फिर ये सब से मतलब फ्री हो, जो When it लॉफुल हो। is free from, when it is free from, ठीक है, तुमने 2 का नाम लिया है, 4 का नाम लेना पड़ेगा, 5 का नाम लेना पड़ेगा। मैम मैंने क्लास नहीं किया था बस। कोई बात नहीं, इसीलिए तो क्लास करने वाले से पूछ रही हूँ मैं। इतने सारे बच्चे ने क्लास किया था, कोई जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है ना, मैंने रिशांत को कहाँ बोला कि तुम जवाब दो, मुझे मालूम है वो पहला क्लास है उसका लॉ। When it is free from coercion, when it is free from undue influence, misrepresentation, fraud or mistake, then it is known as free consent। यानी आप जब किसी से कोर्शन, यानी कोर्शन का मतलब, क्लास करने वाले बच्चों से मैं पूछ रही हूँ, कोर्शन का मतलब मैम किसी को थ्रेटन करके, अगर मतलब। वेरी गुड, फिजिकल थ्रेटनिंग देकर के कोई काम करवाना, ठीक है ना, फिजिकल जान से मार देने की या हाथ पैर तोड़ देने की, इस तरीके का धमकी देकर के किसी को डरा धमका करके काम करवाने को हम कोर्शन बोलते हैं। कोर्शन के बाद आता है क्या? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? मैं तो डिफरेंस पूछने वाली थी तुम लोगों से। मेंटल प्रेशर के कारण मैम। हाँ, जब आप फिजियोलॉजिकल या फिजिकल धमकी या थ्रेटनिंग या प्रेशर क्रिएट करके किसी से काम करवाते तो वो कोर्शन हो जाता है, और जब मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं तो उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल कोर्शन में क्या जरूरी है कि दोनों पार्टीज ही रहे या कोई और भी हो सकता है?
कोर्शन क्या? स्ट्रेंजर हो सकता है मैम। स्ट्रेंजर हो सकता है। वेरी गुड बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, स्ट्रेंजर कैन क्रिएट कोअर्शन, यानी कि कोअर्शन किसी थर्ड पार्टी द्वारा भी किया जा सकता है, जो भले ही उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हो, लेकिन वो किसी एक पार्टी के बदले में आकर के ऑन बिहाफ ऑफ सम पार्टी, और वो कोअर्शन या किसी दूसरे पार्टी को डरा धमका रहा है, तो वो भी कोअर्शन होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी ऐसा हो सकता है। नो मैम, अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है स्ट्रेंजर नहीं हो सकते इसमें। और क्या होता है हर्ष? वेरी गुड। मैम ये क्रिमिनल नेचर का नहीं होता। हाँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो पार्टी होती है, जो दो पार्टीज के बीच में ही ये होगा। एक पार्टी अपने इन्फ्लुएंस का, अपने पोजीशन का गलत फायदा जब उठाने की कोशिश करता है, तो उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। इसीलिए इसमें कोई एक पार्टी stranger- डोमिनेंट हो जाता है दूसरे हाँ, को। बिल्कुल सही। इसमें एक डोमिनेटिंग पार्टीज होती है जो दूसरे पार्टी को, वीक पार्टी को, जिसको हम फ्यूडेसरी रिलेशनशिप हमने बोला था। फ्यूडेसरी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जहां पे ये पूरी संभावना है कि एक पार्टी अपने पोजीशन का यूज करके दूसरे पार्टी को सता सकता है या उसका अपना पोजीशन का गलत फायदा उठा सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी आपको दिया था, लॉयर और क्लाइंट के बीच में, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, टीचर्स स्टूडेंट के बीच में पॉसिबिलिटी है कि टीचर को कोई काम करवाना है तो बोले कि मैं तुम्हारा मार्क्स कम कर दूंगा, जो हो सकता है, राइट। तो लोग, बच्चा क्या करेगा? डर के मार, ठीक है चलो सारा काम कर देते हैं, सर जो बोलते हैं ये काम कर देते हैं, मैम जो बोलती है ये काम कर देंगे। अगर कोर्ट में ऐसा कोई केस जाता है तो ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसकी होगी कि ये ऐसा अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है या ये नहीं हुआ है? जो ग्रेटेड पोजीशन पे हो मैं। ऑब्वियसली डोमिनेटिंग पोजीशन को, यानी कि यहाँ पे जो कल्प्रिट है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया। वो कल्प्रिट नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अभी ये प्रूवन नहीं है कि वो सच में है कि नहीं है। लेकिन यस, डोमिनेटिंग पोजीशन पे जो है, जिसके पास इतना पावर है जिसको वो मिसयूज कर सकता है, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस से ये काम नहीं कर पाया है, ये सही तरीके से, लॉफुल तरीके से कंसेंट लिया गया था। व्हाइल इन कोअर्शन, हु हैज टू प्रूव दिस कि ये आउट ऑफ कोअर्शन ये काम मैंने किया है? विक्टिम, ठीक है ना, जिसको सताया गया है, जो अग्रीव पार्टी है, कोअर्शन में अग्रीव पार्टी करता है। इसके बाद ये एक पार्ट हुआ फ्री कंसेंट का, कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। दूसरा पार्ट इज टू बी फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड मतलब कौन बता सकता है? ये कैमरा सब लोग ऑन कर लो। मैम इंटेंशनली किसी को जब प्रेज करते हैं गलत काम करने के लिए, वो फ्रॉड है। हाँ, इंटेंशनली जब आपको मालूम है कि आप जो बोल रहे हैं वो झूठ है, वो सच नहीं है, फिर भी आप वो बात बोलते हैं ताकि उससे इंड्यूस होकर के, अट्रैक्ट होकर के जो पार्टी है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, पर्पस यही है, टू इंड्यूस समबडी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। यही पर्पस से आप फ्रॉड करते हैं, तो उसको फ्रॉड बोलेंगे। यानी कि आप जानबूझकर जब किसी को गलत चीजों के लिए रिकमेंड करते हैं या गलत चीजों के लिए उस्काते हैं, या फिर आप जानते हैं कि ये चीज सच है लेकिन उसके अपोजिट इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये सब फ्रॉड कहलाएगा। When intentionally somebody cheat the other party with the intention to induce that person to enter into the contract, this is known as fraud. मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? मिसरिप्रेजेंटेशन भी मिस स्टेटमेंट होता है, लेकिन वो कैसा मतलब फॉल्स स्टेटमेंट दे करके उसको बिलीव करवा गया, ये फ्रॉड हो गया, ठीक है ना। जानते हो रोशन, अगर तुम्हें मालूम है जो तुम जो बोल रहे हो ये चीज गलत है, ठीक है ना, वो सही मैम इंटेंशन इसमें मैटर करता है। यस यस, तो फ्रॉड मतलब इंटेंशनली तुम लोगों को बोल रहे हो कि इस दिशा में जाइए, बहुत अच्छा है, कोई ट्रैफिक नहीं है, पूरा सब अच्छा रास्ता है, उस रास्ते में जाम ही जाम है, खतरा ही खतरा है, और तुमने जानबूझ करके सब लोगों को उधर भेज दिया। दैट मीन्स इंटेंशनली आप गलत इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट। लेकिन गलती से आपको नहीं पता कि वो रास्ता आगे जाके जाम है या आगे जाके कटा हुआ है या ऐसा कुछ है, फिर भी तुमने बोला नहीं जाओ ना, वो रास्ता ठीक है, वो मिस स्टेटमेंट ही हुआ, लेकिन यहाँ पे आपका इंटेंशन राइट था, है ना। इंटेंशनली आपने झूठ नहीं बोला, आपको भी ये लग रहा था कि वो अच्छा रास्ता है, इसलिए आपने सजेस्ट किया। तो देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन द फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, बोथ आर मिस स्टेटमेंट, बट फ्रॉड में ये मिस स्टेटमेंट जानबूझ कर दिया जाता है, जानने के बावजूद कि वो गलत है, आप किसी को बोल रहे हो कि ऐसा कर लीजिए इससे अच्छा होगा, राइट। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में
आपको नहीं मालूम है कि ये चीज गलत है, और तब आप बता रहे कि ऐसा करो, लेटर ऑन यू कम टू नो कि अच्छा ऐसा हुआ क्या, मुझे मालूम नहीं था। तो आप उसमें इनोसेंस का एलिमेंट रहता है, जबकि उसमें चीटिंग का एलिमेंट रहता है फ्रॉड में। तो फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में जो डिफरेंस होगा वो यही होगा कि यहाँ पे इनोसेंटली वो चीज मिसस्टेट कर दिया जाता है और फ्रॉड में इंटेंशनली किया जाता है। और कोई डिफरेंस जो आप लोग ऐड कर सकते हैं है तो जरूर। सेक्शन का डिफरेंस है यही बता दो, मैंने बताया था कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोअर्शन 15 सेक्शन में है और अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 में आता है, उसी के आगे का है इसमें। फ्रॉड 16 के 17 बाद में आता है। 17 एंड 18, वेरी गुड। फ्रॉड सेक्शन 17 में आएगा और मिसरिप्रेजेंटेशन 18 में आता है। क्या फ्रॉड का उसके बाद और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस हो मैम सकते हैं? फ्रॉड में क्लेम कर सकता है अपना डैमेजेस को लेकर के। हाँ बिल्कुल, मिसरिप्रेजेंटेशन में आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यानी आपको अगर पूछ दे क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स में व्हाट आर द रेमेडीज इन केस ऑफ फ्रॉड एंड इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, तो आप क्या बोलेंगे कि फ्रॉड में 3 तरह का रेमेडीज है। आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, आप रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं सारे कंडीशन को और बोलेंगे कि आपको ये करवाना है। राइट मैं आपको इसका एग्जांपल दे दिया था मैंने क्लास में, फिर भी कुछ बच्चे क्लास में नहीं आए थे तो मैं रिपीट कर देती हूँ, और जो आए भी थे वो भी नहीं के बराबर ही मुझे आज की क्लास में लग रहे हैं, क्योंकि वो कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। वेरी डिस्करेजिंग। ये एड ऑन भी नहीं है ऊपर से, मुझे लगा था एड ऑन भी ये रवैया होता है, लेकिन ये तो आपके मेन पेपर में भी है। ठीक है, मैं क्या बता रही थी, हाँ क्या डिफरेंस है कि अगर आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मतलब क्या कि अगर किसी ने आपको ऐसा घर सेल कर दिया जो ऑलरेडी जिसके ऊपर उसने किसी से लोन ले रखा है या एडवांस ले रखा है, यानी अब वो आपको ऐसा एक बहुत डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी अब आपको वो सेल करने वाला है। ठीक है, आपको पता चल गया कि ये फ्रॉड हुआ मेरे साथ, तो आपके पास 3 तरीका है, या तो आप कैंसिल कर दो, अपना जो पैसा दिया वो वापस ले लो, कैंसिल कर दो इसको, या फिर आपका जो डैमेजेस हुआ है उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर तीसरा क्या कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हो उस पार्टी को कि भाई तुम ऐसा करो कि इसको ऐसा बना दो कि ये चीज क्या था, न्यूट्रल हो जाए, यानी जिससे भी तुमने पैसे लिए थे उसको तुम पहले चुकाओ, अब ये प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनी डिस्प्यूट हो गया, अब मैं इसको बेच लूंगा। करेक्ट, आप तीनों चीज क्लेम कर सकते हो। व्हाइल इन मिसरिप्रेजेंटेशन यू कैन नॉट स्यू फॉर डैमेजेस, आप डैमेजेस के लिए नहीं स्यू कर सकते, बाकी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी आप रिवोक कर सकते हैं या फिर आप न्यूट्रलाइज करके उसको करने के लिए बोल सकते हैं। राइट यस मैम। ठीक है, फ्रॉड जो होगा वो वाइडेबल होगा। कैसे? वो शुरू से ही वाइडेबल होगा। अगर फ्रॉड के बेसिस पे आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया तो दैट इज वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वो वाइडेबल किसी के कहने से नहीं होगा, वो वॉइडेबल ही होगा। अदरवाइज द पार्टी जो है, जो अग्रीव पार्टी है, वो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ, और वो वॉइडेबल हो जाएगा। लेकिन जो हम अभी कोर्शन और किसके बारे में बता रहे थे आपको, कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंसेस के बारे में। तो अनड्यू इन्फ्लुएंसेस के बारे में जो अग्रीव पार्टी है उन पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, तब वो जाकर के वॉइड होता है, सॉरी कोर्शन के केस में। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये जो क्या कहते हैं इसको, ये काम किसको प्रूफ करना होता है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये डोमिनेटिंग पार्टी को करना पड़ता है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है कोर्शन, व्हाइल undue influence is not criminal offense। ठीक है, ठीक है, चलो ये सब पुराना मैंने थोड़ा सा मैम अनड्यू इन्फ्लुएंस मैम अनलॉफुल हो सकता है ना? यस अनलॉफुल होगा, बट दैट इज नॉट क्रिमिनल ऑफेंस है। अनलॉफुल में और इलीगल में यही तो डिफरेंस मैंने बताया था। जो एग्रीमेंट वाला पेपर है उसमें देखना अनलॉफुल एंड इलीगल में डिफरेंस है, वॉइड एंड वॉइडेबल में डिफरेंस है। ठीक है, वॉइड क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किया गया वॉइड, यानी शुरू से ही वो वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, वॉइडेबल मुझे किसी के ऑप्शन पे है, अब मेरे साथ गलत हुआ, मैंने ये बोला कि ये वॉइडेबल है क्योंकि मेरे साथ ये गलत हुआ, ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं था हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, फिर वो वॉइडेबल हो जाएगा। कोई और कुछ पूछ रहा था, पूछिए। कोई कुछ पूछ रहा था क्या क्लास में? चलो ठीक है, हम लोग अब मिस्टेक पे आते हैं। मैं एक मिनट शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। मिस्टेक मैंने बताया था कि मिस्टेक क्या होता है, तो मिस्टेक 2 तरह का होता है। सबसे पहले
ये भी अगर आप बाय मिस्टेक भी अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो इन सर्टेन केसेस दैट इज वॉइडेबल, इन सर्टेन केसेस दैट बिकम बाइंडिंग। तो कब बाइंडिंग होगा और कब वॉइडेबल रहेगा, कब रिवोकेबल होगा, वो हमको देखना पड़ेगा। मिस्टेक को सबसे पहले हमने बांटा दो तरह में, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। उस दिन हम लोग मिस्टेक ऑफ लॉ मैंने इन शॉर्ट आप लोगों को बता दिया था। क्या है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ? कोई आंसर? क्या जो है? आईपीसी के अकॉर्डिंग हम ना, जो आईपीसी के अकॉर्डिंग ना हो वो। नहीं रोशन, तुम नहीं आए थे, जो आए थे उनको ट्राई करने दो एक बार, तुमको मैं फिर से बता दूंगी। और आप लोगों के पास ऑडियो रहता है, थोड़ा बहुत सुन लिया करो, ठीक है? नहीं, तुम थोड़ी देर रुको अभी रोशन, ठीक है ना, मैं बताती हूँ। वो नहीं है जो तुम बोल रहे हो। मिस्टेक ऑफ लॉ में मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ कौन बता सकता है? जो क्लास आते थे। वर्षा? मैम हाँ बोलो। मैम फॉर अपने इंडियन कंट्री के अंदर जो भी लॉ टूट रहा हो वैसा कुछ, हाँ, जैसे ऐसा कि है। जो इंडियन बाउंड्री के अंदर हो, जैसे अगर फॉरेन में हमारा एम्बेसी है वो भी इसके अंदर ही आएगा, इंडियन बाउंड्री के अंदर ही आएगा। कौन बोल रहा है? वहां भी अगर कोई लॉ टूट, अंकित? अंकित रोशन? मैम। अंकित ना, यस ठीक मैम। है। मिस्टेक ऑफ लॉ, इंडियन लॉ मतलब इफ यू हैव मिस्टेकन समथिंग रिगार्डिंग द कंट्री इन विच यू आर लिविंग। जैसे हमारे लिए इंडिया का लॉ है, इंडियन लॉ से अगर हम अवेयर नहीं है, ठीक है ना, और हमने कोई ऐसी गलती कर दी जो इंडियन लॉ हमें फॉरबिट कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है करने के लिए, और हमने कुछ वैसा कर दिया, तो ये मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ होगा। और ये क्या एक्सक्यूजेबल है अंकित? यस नो मैम। मैम। नहीं, मैम ये नहीं है ये एक्सक्यूज। एक्सक्यूजेबल नहीं है, क्योंकि आपको अपने कंट्री के लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में Yes, ma'am. इसलिए एंटर करते हैं क्योंकि वो गलती से हो गया, सपोज करो कि कोई टाइम बार्ड लोन है। टाइम बार्ड लोन का मतलब ये लिमिटेशन लॉ में पढ़ाया जाता है। लिमिटेशन लॉ, टाइम बार्ड लोन का मतलब होता है कि इस लोन को आप 5 साल में या 10 साल में रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद टाइम पीरियड बीत जाने के बाद आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। चुकाने वाले को भी 10 साल के अंदर चुका देना होता है या 5 साल के अंदर, जो भी आपका लिमिटेशन है, और रिकवर करने वाला भी उसको उसी लिमिटेड पीरियड में रिकवर कर सकता है। तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, आप क्या किया, आप कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दी जो टाइम बार्ड लोन है, और आपको बाद में बोलेंगे मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगता था कि मैं इसको कभी भी रिकवर कर सकता हूँ। तो ये मालूम नहीं था, इज नॉट एक्सक्यूजेबल। अब अगर आपने नहीं रिकवर किया तो अब आप रिकवर कर भी नहीं सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल देने वाला खुद से आपका तैयार ना हो जाए कि ठीक है मैं इसको रिन्यू करता हूँ, मैं वापस से एक लिखता हूँ अपना और उस पर साइन कर देता हूँ और मैं आपको 2 महीने में पैसा दे दूंगा। वो चाहे तो वो रिन्यू कर सकता है, वो आपको पैसा दे सकता है, लेकिन अब आप इसको रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन लॉ के बारे में अगर आप गलती से कुछ और अज्यूम कर लेते हैं और चले जाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं, तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। यानी उसके बेसिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। क्लियर हुआ? यस मैम। यही बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में भी शायद। यस मैम। ठीक है। अब मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, ठीक है, यहाँ ये एक्सक्यूजेबल है। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ यानी ठीक है हम इंडिया में रहते हैं, बॉर्न एंड बॉट अप इन इंडिया, लेकिन कभी घूमने के लिए कहीं बाहर गए और कुछ गलती हो गई, ठीक है ना, जो कि वहां के लॉ में नहीं है, प्रोहिबिटेड है। ये एक्सक्यूजेबल है। ये इसलिए एक्सक्यूजेबल है क्योंकि एक आदमी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वो दुनिया भर के लॉज को मालूम है, ठीक है ना, वो जहां जहां भी जाता है उसके लॉज को मालूम है, इसीलिए ये रिवोकेबल है, ये कैंसिलेबल है। इस तरीके से मिस्टेक के कारण आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके किसी फॉरेन मेंबर के साथ, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना, वो वाइडेबल हो जाएगा, रिवोकेबल हो जाएगा। और तीसरा है मिस्टेक ऑफ प्राइवेट लॉ या प्राइवेट राइट्स, ठीक है ना। मिस्टेक ऑफ प्राइवेट लॉ का क्या मतलब हुआ, इसको भी उसी वही दर्जा दिया जाता है जो दर्जा दिया गया है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को। कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उस पे जो नॉर्मल, मान लो कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए कि आपके कंट्री में ये कंपनी लॉ है और ये सब एप्लीकेबल है इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में। लेकिन उस कंपनी का अपना भी कोई पॉलिसी है, उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई पॉलिसी है, अपने कोई गाइडलाइंस है जिसको वो फॉलो करता है। अगर आपने उसके किसी पर्टिकुलर प्राइवेट गाइडलाइंस को क्रॉस कर दिया, अवॉइड कर दिया या इग्नोर करके आपसे कोई गलती हो गई उसमें, तो वो भी एक्सक्यूजेबल है, वो भी अवॉइडेबल है, क्योंकि आप उसके प्राइवेट लॉज या पॉलिसी के बारे में नहीं जान सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ और यहाँ आपको वो सारे
जो ऐसे मिस्टेक्स के कारण अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में इस दोनों जगह फंस गए हैं तो वो एक्सक्यूजेबल है, वहां पे आपको कोई पेनाल्टी नहीं लगती, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। लेकिन मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, आपको वो बाइंडिंग हो जाती है, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये मिस्टेक ऑफ लॉ क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। मुझे डाउट है क्योंकि कैमरा सबका ऑफ रहता है तो मुझे डाउट होता है कि कितना आदमी सुन रहा है मुझे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे आते हैं। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट का क्या मतलब हुआ? मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब सब्जेक्ट मैटर को लेकर के कोई गलती हो गई। तो ये दो तरह की गलती हो सकती है, बायलैटरल मिस्टेक भी हो सकता है और यूनिलैटरल मिस्टेक भी हो सकता है। यूनिलैटरल जब सिर्फ एक आदमी से इसको समझने में गलती हुई हो तो उसको यूनिलैटरल मिस्टेक बोलेंगे, only one party has committed this mistake। और बायलैटरल जब both the parties are under some mistake, ठीक है ना, दोनों पार्टी ने इसको समझने में गलती कर दी तो उसको बायलैटरल मिस्टेक बोलेंगे। क्लियर है? अब यूनिलैटरल मिस्टेक में थोड़ा समझा देती हूँ क्योंकि उसके दो ही टाइप्स है। यूनिलैटरल मिस्टेक कब? जब मिस्टेक एज टू आइडेंटिफाई द पर्सन, पर्सन को आइडेंटिफाई करने में जब गलती हो जाती है तो वो रिवोकेबल है या नहीं है? है मैम। बिल्कुल, वो रिवोकेबल है। शाबाश। मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आपने वो गलती अपनी वजह से नहीं किया लेकिन किसी और की गलती की वजह से आप उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिए या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर दिए तो भी वो रिवोकेबल है या नहीं है? है मैम। यानी दोनों ही यूनिलैटरल मिस्टेक व्हेन इट इज कमिटेड बाय ओनली वन ऑफ द पार्टीज, तो इन दोनों केसेस में जहां पे मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ पर्सन हो या मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, वहां पे वो क्या है? एक्सक्यूजेबल है, यहाँ पे वहां पे उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी ऑफ पर्सन में मैंने क्या एक एग्जाम्पल दिया था, याद है किसी को? एग्जाम्पल, केस नहीं याद है, नाम नहीं याद है, कोई बात नहीं है, ओके एग्जाम्पल याद है? यस मैम, किसी भी एक्स पर्सन के साथ हम लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं लेकिन उसके बारे में जब हम लोग को लिटरल इंफॉर्मेशन जब मिलता है तो वो गलत होता है, तो हम लोग इस कॉन्टेक्ट से बाहर आ सकते हैं मैम। ठीक है, मैंने बताया था कि दो, अच्छा पता नहीं मैंने तुम लोगों को ये बताया था, मैंने लगता है बताया ही होगा। एक एग्जाम्पल है जहाँ पे दो सिस्टर्स होते हैं और वो दोनों अपनी गाड़ी किसी हचिंसन नाम के आदमी को बेचना चाहते हैं, राइट? और एक आदमी आता है और बोलता है कि मैं हचिंसन ही हूँ, ठीक है ना, वो अपने सारे प्रूफ्स एड्रेस वगैरह देता है, तो इसमें दोनों बहनों को लगता है कि ठीक है ये सही आदमी है, हम इसको सेल कर सकते हैं अपना सामान, ठीक है, वो बेच देते हैं। लेकिन बाद में जो चेक देके जाता है वो चेक क्या हो जाता है? बाउंस हो जाता है। लेटर ऑन पता चलता है कि वो हचिंसन नहीं था, वो कोई तीसरा आदमी था जो अपने आप को हचिंसन बता करके आपकी गाड़ी लेकर के गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? अपने आप ही वॉइड हो गया, रिवोकेबल हो गया। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो गाड़ी आपको रिकवर मिल ही जाएगा और साथ ही उस पर फ्रॉडुलेंट का भी केस हो सकता है क्योंकि उसने फ्रॉड किया, पहले प्रूफ करने की कोशिश की कि मैं वही हूँ और बाद में वो था नहीं। और चूंकि आप कभी हचिंसन से नहीं मिले हुए थे तो आप उनको नहीं जानते थे, इसीलिए ये आइडेंटिटी में गलती हो सकती थी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइडेबल होते हैं। एंड मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी मैंने बताया था कैसा होगा। म्यूट कर लो खुद को। मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी मैंने एक एग्जांपल बताया था, कोई बता सकते हो? जहाँ पे तुम्हारी गलती की वजह से, तुमने कोई जानबूझ के गलती नहीं की और ना ही तुम्हारी कोई गलती है, पर किसी गलती की वजह से तुम उस कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो। अच्छा, नहीं याद किसी को? अंकित? नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, पर अगर याद है तो कोशिश करो। मतलब मैम जिस चीज को लेके एग्रीमेंट हो रहा है उसके बारे में हम श्योर नहीं है, हमें लग रहा है कि हम ले रहे हैं ऑडियो, मतलब ऑडी ले रहे हैं और सामने वाला हमें अल्टो ही भेज दे रहा है, तो हो सकता है ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये बायलैटरल मिस्टेक में आ जाएगा। मैं बताती हूँ, सब्जेक्ट मैटर को आइडेंटिफाई करने में गलती होगी ना यहाँ पे, यहाँ तो पर्सन को आइडेंटिफाई करने में यूनिलैटरल मिस्टेक, एक पार्टी से गलती हो गई है। ये कैसा, मैंने इसमें एग्जांपल बताया था, तुम याद करना, मैंने बताया था कि मान लो एक हमें कहीं जाना है, ठीक है ना, एक आदमी है एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स कस्टमर है और उसने टैक्सी बुक करी और उसको कहीं जाना है, ठीक है ना, वो कहीं जाता है, उसको वो अपना अमाउंट रिम्बर्स कराना है अपने ऑफिस से।
तो वो टैक्सी ड्राइवर वाई को बोलता है कि तुम मुझे उसका स्लिप बना के दे दो। ठीक है, टैक्सी ड्राइवर ने 500 रुपए लिए थे, वो बोलता है देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम खुद से ये स्लिप पे लिख लो जो भी लिखना है, मैं साइन कर देता हूँ। अब उस आदमी का दिमाग चलने लगा। याद आ गया, ट्रक याद आ ड्राइवर गया? वाला एग्जांपल था। ट्रक ड्राइवर भी नहीं है, टैक्सी ड्राइवर का एग्जांपल मैंने दिया था। अब उस टैक्सी ड्राइवर का दिमाग, उस कस्टमर का दिमाग चला, उसने 500 क्यों भरूं, 5000 भर लेता हूँ, राइट, अपने ऑफिस से रिम्बर्स कर लूंगा, ये तो साइन कर ही देगा, ये तो पढ़ा लिखा है नहीं। तो उसने क्या किया, 5000 लिख लिया, सिग्नेचर ले लिया उससे। सिग्नेचर लेना मतलब भी ऐसे लोग भी होते हैं जो अंगूठा छाप सिग्नेचर बस जानते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते पढ़ाई लिखाई के नाम पे। तो उसने भर लिया। बाद में टैक्सी ड्राइवर के जो ओनर थे उन्होंने बुलाया, तुमने क्यों किया, 5000 क्यों उनसे लिया? तो बोला नहीं हमने तो 500 ही लिया, 5000 लिया ही नहीं। अब ये आपकी गलती तो थी नहीं, ठीक है ना। अब आप किसी और की गलती की वजह से वहां पे आपका साइन है और आपने जानबूझ करके इंटेंशनली इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर नहीं हुए हैं, तो ये क्या होगा, बाइंडिंग होगा टैक्सी ड्राइवर के ऊपर? नहीं होगा, क्योंकि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपके साथ किसी और ने गलती से आपसे साइन लिया है, आपको गलत बोल करके, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। समझ में आया? बट यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर को प्रूव करना होगा क्या मैम? बिल्कुल, ऐसे केसेस में आपको, अच्छा ठीक है वो लिटरेट नहीं है ना, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रूफ है ना? यस मैम। ठीक है, और ऐसे भी रिटन है, उसके हैंडराइटिंग में है, वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो कौन ड्रॉ कर सकता है? इसीलिए आपको मालूम तो हो ही जाएगा कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, इतना कुछ नहीं भर सकता, गलती हुई है इसके साथ किसी और ने ये किया, इससे गलती से वहां पे उसने साइन कर दिया या अंगूठा छाप लगा लिया, जो भी किया। क्लियर हुआ? ये दोनों यूनिलैटरल मिस्टेक में आ गए। अब बायलैटरल मिस्टेक में चलते हैं। बायलैटरल मिस्टेक दो तरह का हो सकता है। ये सब्जेक्ट एज मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, जो तुम बोल रहे थे अंकित कि हमारे पास 2 गाड़ी है, वो वाला जो इसमें है वो सब्जेक्ट मैटर को लेकर के मिस्टेक हो जाता है तब। और दूसरा क्या है, मिस्टेक एज टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक एज टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी 2 तरह का होता है, एक फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, एक लीगल इम्पॉसिबिलिटी। लॉ बदल गया है, अब आप उस लॉ के कारण उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, तो ये लीगल इम्पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। 2 स्टेट के बीच में कुछ सामान का लेन देन हो रहा है, लेकिन एक स्टेट बोलेगा कि नहीं मैं आज से चावल नहीं किसी दूसरे स्टेट को भेजूंगा, ठीक है ना, हमारे अपने स्टेट के लिए कम पड़ रहा है, मैं इसके बिक्री पे या इसको बेचने पे बैन लगाता हूँ। तो क्या हो गया, जिससे पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था राइस को लेकर के और उसको दूसरे स्टेट में सेल करने को लेकर के, वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, लीगल इम्पॉसिबिलिटी, वो कैंसिलेबल हो गया, है ना। इसके लिए यस आप मैम। चार्जेस नहीं कर सकते, आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी कारण से इम्पॉसिबल हो गया है। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी व्हेन द थिंग्स आर इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस, या फिर आप ऐसे कमिटमेंट्स बोलते हैं जो एक्चुअली पॉसिबल है नहीं कर पाना, और इस वजह से जब कोई चीज इम्पॉसिबल होता है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। जैसे कि वही आग लग गया गोदाम में, या फिर फ्लड आ गया और सारा ग्रेन खराब हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज को नहीं बेच सकते, तो ये फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो गया, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो चीज। ये दोनों केसेस हैं मिस्टेक एज टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कोई डाउट है? नो मैम। मैम लीगल इम्पॉसिबिलिटी में अगर जैसे कोई पॉलिसी चेंज हो गया या कोई रूल चेंज हो गया, बट जो स्टेट है अगर पेमेंट कर चुका है तो ही क्या फिर से कैंसिल ही हो जाएगा ये स्टेट नहीं पेमेंट करेगा, 2 पार्टीज हैं, मान लो यूपी। हाँ वही मतलब मैम 2 स्टेट, जैसे आप बोले कि चावल एक्सपोर्ट वाला, तो चावल एक्सपोर्ट करने के कारण उसने अपना पेमेंट कर दिया है, उसको चावल चाहिए, बट वो पेमेंट तो पहले ही कर चुके हैं और उसको पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है ना। एंड सिंस गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, वो नहीं कर सकता है, तो फिर वो इलीगल हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करेगा कि वो पैसे वापस कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप वाइडेबल हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आप बोल नहीं सकते, कहाँ जाएंगे आप बोलने के लिए ये चीज, कोर्ट में। तो कोर्ट आपको क्या बोलेगा, कोर्ट आपको लॉ का रेफरेंस देकर के बोलेगा कि वो कैसे देगा आपको, लॉ चेंज हो चुका है, वो ये नहीं कर सकता। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो। इसी तरह कभी कभी होता है ना कि लॉ चेंज हो गया, अचानक से लॉ बदल जाता है। अभी आपके 500 1000 के नोट्स डिमोनेटाइजेशन में अचानक से इनवैलिड होने लगे थे, ठीक है ना, कि इतना दिन का समय दिया गया आपको कि इतने दिन के अंदर अपने सारे आप एक्सचेंज करा लीजिए, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। वो 500 का तो पहले वैलिड नोट हुआ करता था ना, वो ना डुप्लीकेट था ना अपने से छापा हुआ था, कुछ नहीं था, वैलिड लीगल डिनोमिनेशन था ना वो। लेकिन क्या हो गया, लॉ चेंज होने के कारण अब किसी के घर में 500 निकलता है, 2000 का नोट पुराना वाला निकलता है, तो कितना मन हो जाता उदास, है ना।
क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई, लॉ चेंज हो गया उसके रिगार्डिंग, अब आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? यस मैम। ठीक, आगे चले। ओके, नेक्स्ट है मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर को लेकर के मिस्टेक, यानी कि जो चीज आप खरीदने जा रहे, जो है बीच में, ठीक है ना, जिस चीज पर डिस्कशन हो रहा है कि ये चीज हमें लेना है या चीज हमें नहीं लेना है, या जो सब्जेक्ट मैटर, जिस जमीन, प्रॉपर्टी, लैपटॉप, गाय, भैंस, जो भी है, घोड़ा, वॉट एवर द सब्जेक्ट मैटर, जिसको लेकर के कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है दो पार्टीज के बीच में, उसके रिगार्डिंग अगर सब्जेक्ट मैटर पे अगर प्रॉब्लम होती है तो वो क्या हो जाएगा, वो भी कैंसिलेबल है। जैसे कि मिस्टेक रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर, पहला सब्जेक्ट मैटर ही अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहा। मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई बोलता है कि मेरा शिपमेंट से जर्मनी से सामान आ रहा है और जब आएगा 8 तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के बीच में कि मेरा शिप आ रहा है और जब वो सामान मुझे पहुंच जाएगा तो मैं आपको उसमें से आधा माल मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। ठीक है, दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो गया, साइन हो गया। लेकिन 5 तारीख को, यानी जिस समय आपने 8 तारीख को ये एग्रीमेंट कराया, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं था, दोनों पार्टीज को ये इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं था, 5 को ही वो शिप क्या हुआ, डूब गया समुद्र में। तो अब क्या है, सब्जेक्ट मैटर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, खत्म हो गया। तो अब क्या होगा, अब क्या दोनों पार्टीज में से जो खरीदने वाला पार्टी है, जिसको मिलने वाला था आधा उसमें से माल, वो क्या उसको उसके अगेंस्ट क्या कुछ स्यू कर सकता है उसको? नो नो मैम। मैम। बिकॉज सब्जेक्ट मैटर इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस, है ना, वो अपने आप ही खत्म हो गया। ठीक है, उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब उनको नहीं मालूम था, लेकिन दैट इज नाउ नो मोर इन एग्जिस्टेंस। इसीलिए वो ऐसी गलतियों के कारण अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, भले ही वो 8 को एंटर कर रहा है, 5 को ही वो खत्म हो गया था सब्जेक्ट मैटर, लेकिन उसके नॉलेज में नहीं है ये चीज बात है, तो वो क्या हो जाएगी, वो अपने आप ही रिवोकेबल हो जाएगा। सेकेंड है मिस्टेक रिगार्डिंग आइडेंटिटी, यानी कि अगर आप आइडेंटिटी, अब यहाँ आइडेंटिटी वो वाला है अंकित जो तुम बोल रहे थे, समझ में आया? यहाँ वहां पे था यूनिलैटरल मिस्टेक में जो मैंने Yes, बताई, वो ma'am. पर्सन को आइडेंटिफाई करने में अगर गलती हो गई, और यहाँ पे क्या है, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर को Subject आइडेंटिफाई matter. नहीं कर पाया, और जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये वॉइड एब इनिशियो है, यानी शुरू से ही ये वॉइड है, क्योंकि अगर दो लेने वाले, दो पार्टीज के बीच में एक कुछ और को लेने की सोच रहा और दूसरा कुछ और बेचने की सोच रहा, उसके पास दोनों चीजें हैं, लेकिन दोनों ही आदमी के मन में, दोनों ही पार्टीज के मन में अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट करने का मन है, तो क्या होगा, वो नहीं होगा। जैसे मैंने फिएट या मारुति का एग्जांपल दिया कि लेने वाला सोच रहा है कि ये मुझे फिएट सेल करने वाला है, और देने वाला सोच रहा है कि मैं अपनी पुरानी मारुति बेच दूंगा, फिएट यूज करूंगा। जब आप जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, आप साइन करते हैं, एंटर कर जाते हैं, जब आप जाते हैं लेने, तो वो आपको मारुति की चाबी देता है, आप बोलते नहीं भैया मुझे तो फिएट चाहिए था, बस क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट उसी समय वॉइड हो गया। कोई भी पार्टी किसी को कंपेल नहीं कर सकता कि तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा या तुम्हें ये बेचना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर को लेकर के आप दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तीसरा है मिस्टेक रिगार्डिंग टाइटल। टाइटल मैंने बताया था, ये सब थोड़ा बहुत मैंने बता भी दिया था, कुछ नीचे के कुछ बच गए थे बस। टाइटल मतलब Ownership, ma'am. यस, ओनरशिप। तो अगर ओनरशिप को लेकर के कोई कंफ्यूजन है कि ये किसका ओनरशिप है, ये मालूम नहीं है, और आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया कि तुम ये जमीन या ये जो पॉन्ड है वो मुझे दे दो फिशरी के पर्पज से, मैं इसमें अपना काम करूंगा, तो आप क्या करें, अगर उसको भी नहीं मालूम है, सपोज करो कि फादर ने उसके नाम से ट्रांसफर ही नहीं किया है वो प्रॉपर्टी, ठीक है, फादर के नाम से, और बेटे को लगता है कि ठीक है मैं इस पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो ये कैसा गलती होगा, ये मिस्टेक रिगार्डिंग टाइटल होगा कि आप जिसके साथ ये डीड कर रहे हो, ये लीज पे ले रहे हो, उसके नाम से वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो वो आपको लीज पे नहीं दे सकता। समझ में आया? जो कि उसको मालूम Yes, है। ma'am. तो ऐसी गलती के कारण जो ओनरशिप को दोनों ही पार्टी, जो लेने वाला है उसको भी समझ में आ रहा है कि यही ओनर है, और देने वाले को लग रहा है कि मेरा ही प्रॉपर्टी है, मेरे ही नाम से फादर ने खरीदा है, तो मैं इसको लीज पे दे सकता हूँ या बेच सकता हूँ। लेकिन लेटर ऑन डिस्कवर्ड कि नहीं, फादर ने अभी तक तो वो प्रॉपर्टी अपने नाम से ही रखी है, टाइटल अभी भी उन्हीं के नाम से है, तो फिर बेटा इसमें कुछ नहीं कर सकता। यानी ऐसी गलती से अगर टाइटल का मिस्टेक होता है तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट, इस बेसिस पे बनाए कॉन्ट्रैक्ट भी अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? मिस्टेक रिगार्डिंग Yes, ma'am. प्राइस पे आते हैं। प्राइस में मैंने कहा था गलती से सोच आपके बीच में 10,000 का प्राइस फाइनल हुआ है कि ये सामान है और ये 10,000 में आपको दिया जाएगा, लेकिन जब आप एग्रीमेंट लिख रहे हैं तो गलती से उसमें 1 जीरो
छूट जाता है। ये हो सकता है मैनुअल एरर, ह्यूमन एरर, राइट। 1 जीरो छूट जाता है। अब देने वाला बोलेगा कि नहीं हम तो अब आपको 1000 नहीं देंगे, ये हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअली आप लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो 10,000 पे अग्री किया था, गलती से छूट गया इस पे 1000 में एक जीरो, तो इसकी वजह से ये प्राइस का मिस्टेक है और ये कैंसिल करके दूसरा आपको एग्रीमेंट रिन्यू करना पड़ेगा जो अग्रीड अमाउंट के रूप में लिखा जाएगा। समझ में आया? मिस्टेक रिगार्डिंग प्राइस। ऐसे Yes, केस ma'am. भी है, मैं इस केस को भी डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पे। ये कॉन्ट्रैक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कंपनी है, उनके बीच में हुआ था। एक मिनट, ये तो मैंने बता दिया था आइडेंटिटी का। हाँ, प्राइस में ये आपने देखा, और प्राइस में एक बार क्या हुआ था कि एक कंपनी है जिसने दूसरी कंपनी को, एक कंपनी है जो बिल्डर है, ठीक है ना, वो घर बनाती है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, तो उसने बोला था उसे कि आप मेरे लिए इतनी सारी बिल्डिंग बनाइए, तो पर फ्लैट कितने का खर्चा बैठेगा वो कोटेशन उसने मांगा था। उसने जो कोटेशन दिया, गलती से उसके क्लर्क ने क्या किया, एक अमाउंट को 2 बार डिडक्ट कर दिया। ठीक है, एक अमाउंट को 2 बार डिडक्ट कर दिया गलती से, और उसने वो कोटेशन भेज दिया। उस कोटेशन को देख करके सामने वाली जो पार्टी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, उसे लगा कि चलो ये ठीक ही है, कम सस्ता में बना रहा है ये तो, क्योंकि आपने बिना बोले एक्स्ट्रा डिडक्शन कर दिया तो काफी सस्ता पड़ गया। तो उसने अग्री कर दिया और बोला कि ठीक है, हमारे लिए आप 100 फ्लैट बना दीजिए। बाद में वो बिल्डर को पता चलता है कि ये गलती हुई थी। अब इस गलती को वो जाके जाता है कोर्ट में कि हमसे गलती से ये हो गया था, हमारा प्राइस कुछ और था। क्या ये कैंसिलेबल है? No, ma'am. ये नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है ये। लेकिन क्यों नहीं है ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी पहले वाले में मैंने बताया कि वो कैंसिलेबल था। 10,000 की जगह पे 1,000 ही लिखा गया, एक जीरो मिस कर दिया गया, लेकिन वो वॉइड हो गया। वो कैंसिलेबल है क्योंकि उसमें गलती से वो छूटा है। लेकिन पहले वाले में भी गलती से 2 बार डिडक्शन हुआ, लेकिन वो क्यों नहीं है कैंसिलेबल? मैम मे बी यहाँ पे कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ। बिल्कुल, पहले वाले में म्यूचुअली दोनों पार्टी ने ये मान लिया था कि हम 10,000 में बेचेंगे, और दूसरा बोला था कि हम 10,000 में खरीदेंगे, लेकिन सिर्फ रिटर्न में जब वो एग्रीमेंट गया तो उस पर 1 जीरो नहीं था, और अब आप बोल रहे कि नहीं हम 1000 ही रुपए में देंगे क्योंकि आपने रिटर्न दिया है। ये इंटेंशनली अब आप उसको नहीं दे रहे क्योंकि आप लोग अग्री किए थे 10,000 पे। ये देखो, एक्स अग्री टू हायर वाई हॉल एट ₹10,000, राइट। लेकिन जो फिगर था वो पेपर पे एक कम था, जीरो, तो अब ये क्या है, ये वॉइडेबल हो जाएगा, फ्रेश पेपर बनाना पड़ेगा। लेकिन जो मैं केस आपको बता रही हूँ वो इसलिए वॉइडेबल नहीं है क्योंकि जब आपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को अपना कोटेशन भेजा था तो उसने जो आपको अग्रीमेंट दिया था उसी कोड पर दिया था, है ना। उससे पहले आपने उसको कोई कोड या कोई प्राइस मेंशन नहीं किया था, करेक्ट? ये समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। यानी आपको जो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था इतनी सारी बिल्डिंग बनाने का, वो किस बेसिस पे मिला था? तो वो उस बेसिस पे मिला था जो डॉक्यूमेंट आपने उसको दिया था जिसमें आपने 2 बार डिडक्शन कर लिया था। तो वो मिस्टेक जो किसी एक पार्टी के केयरलेसनेस की वजह से होता है, उस मिस्टेक के बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो जाती है। ये बताया था ना मैंने कि अगर केयरलेसली कोई एक पार्टी केयरलेसली कुछ गलती करता है तो उसके केयरलेसनेस के लिए दूसरा पार्टी जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए उस कॉन्ट्रैक्टर को, उस बिल्डर को सारे फ्लैट्स बना के देने पड़े उसी रेट पे, क्योंकि उसको जो एग्रीमेंट मिला था, जो कंसेंट मिला था, वो उसी अमाउंट पे मिला था जो उसने फाइनली उसको कोट किया था। और इससे पहले कोई भी कोटेशन या कोई भी प्राइस दोनों के बीच में अग्रीड नहीं हुआ था। ठीक है, अब समझ में आया? कुछ नहीं आया तो पूछ सकते हो। आगे चले। Yes, ma'am. ठीक है, अब मिस्टेक रिगार्डिंग क्वांटिटी। मिस्टेक रिगार्डिंग क्वांटिटी में भी मैंने एक केस बताया था कि अगर दोनों पार्टी में से इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज वेयर दे आर अंडर अ मिस्टेक रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि मैंने आपको केस बताया था, क्या मैं बता देती हूँ, एग्जांपल बताया था कि एक फिप्स वर्सेस कॉपर वर्सेस फिप्स का ये केस है, जिसमें एक कॉपर फिप्स से बस ये पूछता है कि मुझे बताओ कि 50 गन्स के प्राइस क्या होंगे, एंड वो अपना कोटेशन भेज देता है। एंड देन लेटर ऑन टेलीग्राम से वो लिख के भेजता है कि सेंड 3 गन्स। उसको बोलना था सेंड 3 गन्स, लेकिन टेलीग्राफ राइटर जो था वो 3 की जगह पे दी गन्स लिख देता है, सेंड द गन्स। अब सेंड द गन्स में उसने कितने
गन्स भेज दिए 50, अब उसको 50 चाहिए नहीं था लेकिन आपने 50 भेज दिया, वो तो 3 ही बोला था भेजने के लिए, लेकिन आपके पास जो मैसेज गया उसमें क्या था, सेंड द गन्स, तो आपने सोचा जो पहले कोटेशन मंगाया गया था उसके बाद सेंड द गन्स बोला गया, तो आपने क्या किया, पूरे के पूरे 50 गन्स उसको भेज दिए। क्या वो लायबल है वो 50 गन रखने के लिए? नहीं, बिल्कुल लायबल नहीं है, क्योंकि सबसे पहला बात सिर्फ कोटेशन इनविटेशन है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में नहीं है, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई अगर कस्टमर सिर्फ दाम पूछता है, दाम पूछने का मतलब ये तो नहीं कि तुम उसको अब थमा ही दो, ये ले ही जाना पड़ेगा तुमको, ऐसा है क्या? नहीं, तो जो आपका प्राइस टैग है वो सिर्फ इनविटेशन है, जो कस्टमर पूछ रहा है वो सिर्फ इंक्वायरी है, इसके बेसिस पर आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था, ये तो आपने मुझे बोला था कि 50 गन्स देने, उसने आपको कभी नहीं बोला कि मुझे 50 गन्स चाहिए, उसने बस 50 गन्स का कोटेशन मांगा था, और फाइनली डिसाइड करके ठीक है, आपके पास भी जो इन्फॉर्मेशन गया वो क्या है, 3 गन के जगह पे द गन गया, राइट, तो आपके पास भी गलत इंफॉर्मेशन गया, इसके बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि बायलैटरल मिस्टेक है, दोनों ही मिस्टेक, दोनों ही पार्टी से कुछ ना कुछ गलती हुई है क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने में, क्लियर है? और ये एग्रीमेंट कैंसिलेबल हो जाएगा, सिर्फ आप उतने ही गन उनको भेजे जितना उनको चाहिए, उसको सुधार करके वो वापस से भेज सकते हैं, ठीक है। एंड मिस्टेक रिगार्डिंग क्वालिटी, मिस्टेक रिगार्डिंग क्वालिटी में मैंने बोला था आपको कि अगर आप अब ये प्रिविलेज यूज करना, अगर आप एक्सपर्ट है, ठीक है ना, आप सिल्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आप अच्छे नस्ल के घोड़े को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप रेस में रहे हैं, ठीक है ना, हमेशा से रेस का काम करते रहे हैं, रेसिंग में अपना पैसा लगाते रहे, तो आप ये सब कर सकते हैं। तो जब आपको खुद अपने नॉलेज पे, अपनी एक्सपर्टाइज पे भरोसा है और आप क्वालिटी का कोई सामान ले रहे हैं, दुकानदार से कुछ पूछने रहे, ये लूं या नहीं लूं, ये क्या ओरिजिनल है या ये क्या अच्छा है, इस पर्पस से क्या ये सूट करेगा, तो क्या होगा, तो उस समय आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने कुछ लिया है अपनी नॉलेज के बेसिस पे और आपको वो दिया गया, आपने कुछ भी पूछा नहीं, तो फिर वो आपका अपनी लायबिलिटी है, आपने गलत चीज भी लिया तो आपको रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप बोलते हैं कि मुझे ओरिजिनल कुछ चाहिए या मुझे 5 साल पुराना एज्ड राइस चाहिए, और दुकानदार आपको 5 साल पुराना एज्ड राइस ही देता है, लेकिन गलती से वो कुछ और दे देता है, यहाँ पे क्या है, आप उसको मना कर सकते हैं, वो वापस कर सकते हैं, और वो भी पैसे आपको वापस कर देगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी जो आपने डिमांड किया था, बोला था, वो चीज आपको नहीं डिलीवर किया गया। तो क्वालिटी पे अगर आप उस पर डिपेंडेंट है, यानी कि अगर आप शॉपकीपर पे या अदर पार्टी पे डिपेंडेंट है, तो उस समय उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो आपको सही चीज दे, नहीं तो वो अपना सामान वापस ले ले और आपको पैसा वापस कर दे। लेकिन जब आपको लगता है कि आप खुद इतने एक्सपर्ट हो कि आप असली गोल्ड, असली सिल्क या असली क्वालिटी पहचान सकते हैं और आप अपने हिसाब से डिसीजन लेते हो, फिर आप उसको वापस नहीं कर सकते। केस ये था कि मोनालिसा की पेंटिंग खरीदने जाता है एक कस्टमर, और उसे लगता है कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है, दुकानदार भी उसको ओरिजिनल ही समझ करके बेचता है कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है, बट लैटर ऑन पता चलता है दुकानदार को कि ये ओरिजिनल पेंटिंग कोई और कस्टमर ले गया था, और इसकी जगह पे मेरे स्टाफ ने यहाँ पे डुप्लीकेट पेंटिंग कर दिया था, और बायर को भी बाद में लगता है कि ये तो ओरिजिनल नहीं है, ये तो मुझे डुप्लीकेट कॉपी दे दिया गया उस पेंटिंग का। अब वहां पे वो वापस उसको कर सकता है, और सेलर भी क्या करेगा, उसको पैसे वापस कर देगा, ये जानते हुए क्योंकि जो मैंने सामान बेचा है वो ओरिजिनल नहीं था और प्राइस ओरिजिनल का लिया था। फ्रॉड नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये क्या है, ये शेयर आपके नॉलेज में ये चीज नहीं था, इसीलिए आपने ये चीज बेच दिया, पता चला तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। यानी क्वालिटी में Yes, एक बार ma'am. मिस्टेक होगा तो वो बाइंडिंग हो जाएगा। कब मिस्टेक होगा? जब बायर अपनी मर्जी से उस सामान को खरीद रहा है, उसे मालूम है कि वो अच्छी और गलत में, मतलब सही क्वालिटी में और खराब क्वालिटी में फर्क कर सकता है, अपने एक्सपर्टाइज को उसको भरोसा है, तो भी वो बाइंडिंग हो जाएगा। लेकिन जब आपने दूसरे पार्टी पे छोड़ रखा है कि भाई आप देखो मुझे अच्छा चीज दे दो, मैं नहीं पहचानता ये सब चीज, ठीक है, अब वो आपको अच्छे से देगा, अगर उसने आपको अच्छे से नहीं दिया तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। क्लियर हो गया? कुछ पूछना है और? Yes, ma'am. मेरे ख्याल से अब हम लोग सब कर चुके हैं, क्योंकि ये सब तो हम लोग पहले कर लिए थे, है ना। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, लीगल इम्पॉसिबिलिटी में बता ही चुकी हूँ। यूनिलैटरल मिस्टेक क्या होता है बता ही चुकी हूँ। यही है वो केस जहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को लेके भी, और यूनिलैटरल मिस्टेक यानी कि एक पार्टी के केयरलेस अप्रोच के कारण हुआ है, तो दूसरी पार्टी पे इसका बाइंडिंग नहीं डालना चाहिए। यही था वो जो मैंने बताया था, बिल्डर और
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, नॉर्थम्पटन कॉर्पोरेशन है और हिगिंस लिमिटेड है जो बिल्डर्स है, ठीक है ना, इनके बीच का जो केस था ये बाइंडिंग है, ठीक है। और कुछ पूछना है पूरा फ्री कंसेंट से तो पूछो, खत्म हो चुका है फ्री कंसेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से पार्टीज कैपेबल पार्टीज कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट, शायद अब यही बचा है एक इम्पोर्टेंट। इसमें कुछ पूछना है फ्री कंसेंट में तो पूछो। नहीं, चलो मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। उसके बाद पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बच जाएगा बस।